What is hidden under the sand of desert? रेगिस्तान, जो कि शुरू से ही थियोरिस्ट और हिस्टोरियंस के बीच डिबेट का एक टॉपिक रहा है। ये कुछ लोगों के लिए तो बंजर जमीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जबकि कुछ लोगों के लिए ये बेहद खूबसूरत जमीन है जो अपने भीतर कई राज छुपाए हुए है। हम अक्सर अलग अलग जगहों के रेगिस्तान को उसमें पाई जाने वाली रेत, सॉल्ट और पत्थरों के आधार पर अलग अलग टाइप्स में बांटते हैं, पर इन अलग अलग टाइप्स के रेगिस्तानों में एक चीज कॉमन है और वो है वेजिटेशन, यानी रेगिस्तान में पाए जाने वाली वनस्पतियां। आप में से बहुत से लोग सहारा डेजर्ट घूमने के नाम से रोमांचित हो जाते होंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रेगिस्तान अपने सीने में बहुत से रहस्य और पहेलियां छुपाए हुए है? आज की हमारी इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रहस्यों और पहेलियों से पर्दा उठाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि रेगिस्तान की रेत के नीचे क्या छुपा हुआ है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सहारा डेजर्ट 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ है और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ड्राई डेजर्ट है। बात अगर इसके हीट की करें तो सहारा डेजर्ट इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि अगर इस पर रहने वाले इंसानों के पास प्रॉपर खाना, पानी और रहने की जगह ना हो तो वे इसकी गर्मी से ही मर जाएंगे। लेकिन सहारा डेजर्ट की सिर्फ गर्मी ही जानलेवा नहीं होती है, बल्कि सर्दियों के मौसम में रात के समय इसका टेम्परेचर इतनी तेजी से गिरता है कि ये किसी को भी बर्फ जैसा जमाने के लिए काफी होता है और अगली सुबह दोबारा तेजी से टेम्परेचर वापस से हाई हो जाता है। अचानक से टेम्परेचर में आने वाले इस उतार और चढ़ाव के कारण किसी भी प्लांट या एनिमल के लिए सहारा डेजर्ट में ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाना नामुमकिन है। कभी कभी तो सर्दियों के मौसम में सहारा डेजर्ट में भारी बर्फ भी गिरती है, हालांकि ये बहुत रेयर होता है। 1979 के बाद सहारा डेजर्ट में पहली बार बर्फबारी 2016 में हुई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2016 के बाद से यहाँ 2018, 2021 और फिर 2022 में भी बर्फबारी हो चुकी है। खैर चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर डेजर्ट के रेत के नीचे क्या होता है। दुनिया के बहुत से हिस्सों में रेगिस्तान में डेजर्ट के रेत के नीचे काफी बड़े ऑयल रिजर्व की खोज की जा चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से हिस्सों में खोज बाकी है। और कुछ साल पहले कुछ रिसर्चर्स को रेगिस्तान के नीचे भारी मात्रा में पानी होने का एविडेंस भी मिला है। शुरू में ये माना जाता था कि रेगिस्तान की रेत के नीचे के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले पानी का स्रोत अपने आप गर्मी से सूख जाता है, पर हाल ही में हुए रिसर्चर्स से ये पता चला है कि ये पानी स्रोत कभी सूखता नहीं है, क्योंकि शायद ये रेगिस्तान के नीचे बहुत बड़ी मात्रा में है और अंदर ही अंदर ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि डेजर्ट पहले ट्रॉपिकल एरिया था और अगर ऐसे ही डेजर्ट के नीचे का पानी बढ़ता गया तो डेजर्ट को वापस से ट्रॉपिकल एरिया में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मिस्टीरियस स्टोन टूल्स, ये खोज इतनी ज्यादा अजीब है कि हमारे इतिहासकारों को मानव इतिहास और मानव के आधुनिक विकास को लेकर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देती है। इतिहासकार इस बात पर भरोसा करते हैं कि हम इंसान ही थे जिन्होंने सबसे पहले पत्थरों से औजारों को बनाना शुरू किया था, लेकिन 2011 में केन्यन डेजर्ट में हुई ये खोज हमें कुछ और ही बताती है। एक रिसर्च के दौरान रिसर्चर्स को 150 औजारों की एक सीरीज मिली जो कि लगभग 3.3 मिलियन साल पुरानी है। पत्थरों से बने इन औजारों की उम्र का पता कार्बन डेटिंग टेक्निक के जरिए लगाया गया। हालांकि कार्बन डेटिंग टेक्निक किसी भी पत्थर की उम्र का पता लगाने में काफी हद तक मददगार है, लेकिन ये पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। इन पत्थरों के बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि भले ही ये पत्थरों के औजार आदम जमाने के हैं, लेकिन ये मॉडर्न हिस्ट्री में पाए जाने वाले औजारों से मेल खाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि धरती पर काफी पहले से ही मॉडर्न ह्यूमंस रहते आए हैं जो ऐसे हथियार बनाना जानते थे। वैसे एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम इंसानों के अलावा कोई और भी जीवों की प्रजाति धरती पर रहती होगी और उन्होंने ही इन मॉडर्न औजारों का निर्माण किया, लेकिन हमें इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब धरती पर क्लाइमेट चेंज हुआ तब हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए शिकार की जरूरत पड़ी और उन्होंने तभी औजारों का निर्माण किया। उस समय क्लाइमेट इतना चेंज हुआ कि हमारे पूर्वजों को खेतीबाड़ी छोड़कर शिकार की तरफ बढ़ना पड़ा। वैसे ये सिर्फ एक थ्योरी है और इसके सच होने के कोई एविडेंस नहीं मिले हैं और इसीलिए रिसर्चर्स को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि ये औजार धरती पर कहां से आए हैं। वैसे दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कार्बन डेटिंग टेक्निक में ही कोई गड़बड़ी हो गई होगी और ये पत्थर उतने पुराने ही ना हो। बैंड ऑफ होल्स, पेरू के रेगिस्तान में पाए जाने वाले इस रहस्यमयी होल्स की संख्या लगभग 7000 है। ये होल्स लगभग 2 मीटर तक गहरे हैं और ये 1.5 किलोमीटर की लंबाई और 20 मीटर की चौड़ाई में फैले हुए हैं। इन होल्स की खोज तब हुई थी जब रिसर्चर्स नाज़का पठार से पिस्को घाटी को देख रहे थे।
आखिर इन होल्स को किसने और क्यों बनाया होगा, इस बारे में कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का मानना है कि पूर्वजों ने इसे किसी धार्मिक काम के मकसद से बनाया होगा, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ मरे हुए लोगों को दफन किया जाता रहा होगा। हमें इन होल्स के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि इनकी खुदाई 15 से 16वीं शताब्दी के बीच की गई होगी, पर इन होल्स की खुदाई इनका के लोगों ने की या नास्का के लोगों ने या पारस्कास के लोगों ने, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। फेरी सर्कल्स। नमीबियन डेजर्ट के पास अगर आप हाइकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ जमीन पर आपको बेहद ही अजीब गोलाकार आकृतियां देखने को मिलेंगी। इन रहस्यमयी आकृतियों को वहाँ के लोकल लोग फेरी सर्कल्स के नाम से जानते हैं, लेकिन ये सर्कल्स जमीन पर कैसे बने, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। अगर आप इन सर्कल्स को सामने से देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कोई तो ऐसी मिस्ट्री है जो इन सर्कल्स के बनने का कारण है, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों को किसी भी ऐसे नेचुरल फिनोमिना की जानकारी नहीं है जो इन सर्कल्स के बनने का कारण हो सके। इन फेरी सर्कल्स के बनने का एग्जैक्ट कारण तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन इन सर्कल्स के पीछे बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि टर्माइट्स ने उस जगह की मिट्टी को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, इसलिए वहाँ कोई वनस्पतियां नहीं उग पा रही, जबकि कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि हार्मफुल फंगाई इन सर्कल्स में वनस्पतियों के न उगने का कारण है। वहीं कुछ दूसरे लोगों के अनुसार अंडरग्राउंड गैसेस इन सर्कल्स के होने का कारण हो सकती हैं। ऐसे में देखा जाए तो इनमें से किसी भी थ्योरी का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये सर्कल्स बिल्कुल परफेक्ट शेप में बने हुए हैं और इनमें से कोई भी सर्कल दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये सर्कल्स 2 मीटर से लेकर 20 मीटर तक के डायमीटर में बने हुए हैं। द ब्लॉसमिंग ऑफ द डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट पेरू और चिली के प्रशांत तट के साथ लगभग 1200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये हमारी धरती के सबसे ड्राइस्ट बंजर जमीन के रूप में जाना जाता है। एटाकामा डेजर्ट के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां कभी बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी होगी, जबकि कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां बेहद कम बारिश होती है, जो कि वनस्पतियों के जीवन के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी यहाँ सालों में एक बार ब्लॉसमिंग होती है। ये ब्लॉसमिंग एल नीनो इफेक्ट की वजह से होती है। एल नीनो इफेक्ट के दौरान डेजर्ट के आसपास के तट का पानी गर्मी से भाप बन जाता है और ये भाप पूरे रेगिस्तान में फैल जाता है और यही भाप रेगिस्तान की जमीन को नमी देता है, जिसके कारण रेगिस्तानी पौधे पैदा होने लगते हैं, जिसके बाद रेगिस्तान में ब्लॉसमिंग होती है। इस रेगिस्तान में ब्लॉसमिंग होने के बाद ये इतना खूबसूरत हो जाता है कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कुछ महीने पहले तक ये बस एक बंजर जमीन थी। यहाँ उगने वाले पौधों में बेहद ही खूबसूरत रंगीन फूल लगते हैं और ये पौधे 2 से 3 महीने तक रेगिस्तान में बने रहते हैं और उसके बाद खत्म हो जाते हैं। नाप्टा प्लाया। नाप्टा प्लाया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसकी खोज न्यूबियन डेजर्ट में हुई। ये आबू सिम्बल के पश्चिम में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ शोधकर्ताओं ने अनगिनत कलाकृतियां पाई जो नियोलिथिक एरा से एक सॉल्ट फ्लैट में धसी हुई थी। इस क्षेत्र में हुई इन खोजों में सबसे इंटरेस्टिंग खोज है ये बड़ी सी दिखने वाली आकृति, जिसके बारे में समझना बिल्कुल नामुमकिन सा है। यह आकृति वर्ल्ड फेमस स्टोनहेंज से भी 1000 साल पुरानी है, यानी ये अभी तक की खोजी गई सबसे पुरानी और सबसे बड़ी आकृति है। इस आकृति को बनाने में बहुत ही बड़े आकार के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और ये फिर भी हवा में 2.7 मीटर की ऊंचाई पर टिके हुए हैं। प्राचीन समय में अगर ढेर सारे वर्कर्स भी एक साथ इन पत्थरों को उठाने की कोशिश करते तो भी ये उनके लिए नामुमकिन था। ये अनुमान लगाया जाता है कि ये आकृति लगभग 6000 साल पुरानी है। तो आखिर उस समय में इस विशाल आकृति को बनाने में ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया होगा और इसे किसने बनाया होगा? रिसर्चर्स बताते हैं कि इस आकृति को बनाने के लिए पत्थरों को एक अलग सीक्वेंस में रखा गया है और इसे देखकर लगता है कि इस आकृति को बनाने के पीछे कोई बड़ा उद्देश्य होगा। खैर, इसके उद्देश्य के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि जिन्होंने भी इस आकृति को बनाया होगा वे काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते होंगे। वैसे कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इसका निर्माण हजारों साल पहले एलियन की हेल्प लेकर किया गया है, पर एलियन वाली इस बात पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ लोग इस आकृति के निर्माण के बारे में अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन समय में एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स और एडवांस आर्कियोलॉजी के जरिए इसको बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स और एडवांस आर्कियोलॉजी कहीं खो गई। लोग तो ये भी कहते हैं कि इसी एडवांस आर्कियोलॉजी की मदद से पिरामिड्स को भी बनाया गया था। वैसे सच क्या है इस बारे में किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।